तो जब हम अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत मापते हैं, तो उसमें 6 भागों और 14 उपभागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र नॉर्मली हम तृतीयक क्षेत्र में बांटते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, उसके अलावा जो 4 भाग बचते हैं इसके, वो सब किस में समाहित हो जाते हैं, तृतीयक क्षेत्र में समाहित हो जाते हैं। लेकिन आज हम कैसे पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और जो स्पेसिफाई किया गया है चतुर्थक और पांचम क्षेत्र, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है, कृषि, वानिकी एवं लट्ठा। वानिकी का मतलब होता है वनों का सृजन करना, सृजन मतलब नए पेड़ लगाना, नए वन विकसित करना। ठीक है, और उसका संरक्षण करना मतलब जो वन लगे हुए हैं उनको संरक्षित रखना या उनको बचा करके रखना। लगाना ही ज़रूरी नहीं है, बचा के रखना भी ज़रूरी है। उनका उपयोग और प्रबंधन करना मतलब मैनेजमेंट, कहाँ पे वन लगने चाहिए, कितने लगने चाहिए, कम है ज़्यादा है, ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, मछली पालन हो गया, ये सब कृषि के अंतर्गत आ जाता है। क्या क्या, एक तो कृषि हो गया आपका, दूसरा पशुपालन, फिर मत्स्य पालन भी उसी में कर सकते हैं, इसी को मछली पालन बोला जाता है। मुर्गी पालन, इत्यादि सभी को कहाँ रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। और एक होता है खनन उत्खनन, इसको भी इसी पे रखा जाता है। क्या, खनन एवं उत्खनन। अब खनन और उत्खनन क्या है, माइनिंग, क्वेरिंग। ठीक, तो खनन का मतलब क्या हुआ और उत्खनन का मतलब क्या हुआ, बताओ, एक लोग बताओ, तुम बताओ खड़े होके। उत्खनन का मतलब, और कोई बताओ, बताओ, नहीं पता। देखो, खनन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, माइनिंग, और इसको क्वेरिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्वेरिंग बोला जाता है। खनन सतही खनन भी हो सकता है और भूमिगत खनन भी हो सकता है। इसके अंतर्गत किसी खनिज तेल का खनन हो सकता है या खनिज पदार्थ का खनन हो सकता है। लेकिन जब उत्खनन की बात करते हैं तो यह केवल सतही खनन होगा। कैसा होगा, केवल सतह पे, सरफेस पे जो खनन होता है उसी को लिया जाता है। ये किससे संबंधित है, खनिज द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, मतलब तरल भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। इसका संबंध खनिजों से है, और जो क्वेरिंग है या उत्खनन है उसका संबंध भवनों से या कंस्ट्रक्शन से है। ठीक है, जैसे बालू का खनन किस पे आएगा, उत्खनन के अंतर्गत आएगा। पत्थर का खनन किसके अंतर्गत आएगा, उत्खनन के अंतर्गत आएगा। लेकिन केवल सतही या समतल भूमि पर नहीं हो सकता, ये पहाड़ों से भी हो सकता है, बशर्ते माइनिंग में क्या होता है, ड्रिल करके अंदर से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, या तो बहुत बड़ी खदान बनाई जाती है तब किया जाता है। लेकिन पत्थर और बालू का खनन ऊपर से शुरुआत होती है, लेकिन तब बराबर होती है जगह, उसके बाद खनते खनते जो है गड्ढा बन जाता है। ठीक है, यही दोनों में अंतर हुआ। आया समझ में। इसके अंतर्गत खनन में क्या आता है, खनिज का खनन हो गया, जैसे तेल, रिफाइन और क्या खनिज पदार्थ, कोयला इत्यादि। ठीक है, लेकिन उत्खनन में पत्थर हो गया जो सरफेस में मिलती है। ये दोनों तरह से हो सकता है, एक भूमिगत भी हो सकता है, ऊपर भी मिल सकता है।
लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा, केवल सतही खनन होता है उत्खनन में। ठीक, फिर उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, दूसरे नंबर पे कौन आता है, द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंतर्गत प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसका रूप परिवर्तन किया जाता है। मतलब इसको इनडायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी, विनिर्माण एवं ऊर्जा क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत पहले नंबर पे लिख लो विनिर्माण, नंबरिंग ना करो, विनिर्माण, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। व निर्माण, निर्माण को क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन। पहले नंबर पे किसको शामिल किया जाता है, विनिर्माण व निर्माण को। विनिर्माण का मतलब क्या हुआ, जैसे लोहे से या सरिया रॉड से कार को बनाना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, विनिर्माण हो गया। लेकिन जब हम किसी भवन के निर्माण की बात करते हैं या रोड के निर्माण की बात करते हैं तो वहाँ का क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्शन शब्द आ जाता है या निर्माण शब्द आ जाता है। तो बेसिक अंतर यही है दोनों में। ठीक है, बिजली गैस एवं जलापूर्ति, बिजली गैस मतलब कि ऊर्जा क्षेत्र भी हो गया और ये सब ऊर्जा के लिए ज़रूरी हैं। जल विद्युत भी तो बनती है और एक वो होता है हाइड्रो पावर प्लांट, तो वहाँ पे भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। पहले कोयले से पानी को गर्म किया जाता है, फिर भाप बनती है, उससे क्या होता है कि क्या चलाया जाता है, टरबाइन मशीन चलाई जाती है, उसी से फिर बिजली बन। तो ये सब क्या है, पहला तो इसमें यह कह सकते हैं इस सेक्टर को कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और ऊर्जा क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम कि जो प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका रूप परिवर्तन करते हैं। जैसे कपास के रेशे से कपड़ा बनाना किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो किससे, कपास के रेशे से कपड़ा बनाना, उसके बाद से जैसे बिस्किट बनाना, ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। कई बार पूछ लेता है, अब सिंपली क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, पूछा इसी टाइप के क्वेश्चन जाते हैं। पूछे किस तरह के जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी, तृतीयक क्षेत्र की, टर्टरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को अमूमन क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि जो ऊपर के दोनों क्षेत्र हैं उनमें सेवा कौन प्रदान करता है, तृतीयक क्षेत्र देता है। मतलब जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र हैं वहाँ पे काम कौन करता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वही काम इन क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, पहले प्राथमिक क्षेत्र में क्या था कि प्रकृति उत्पादन कर रही थी या प्रकृति से डायरेक्ट उत्पादन प्राप्त हो रहा था।
द्वितीयक क्षेत्र में क्या हुआ, जो प्रकृति ने उत्पादित किया उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहे थे और उनका रूप परिवर्तित कर करके हम बना रहे थे। और एक चीज़ और क्या शामिल थी, ऊर्जा क्षेत्र को भी शामिल किया गया, जिसमें बिजली, गैस और जलापूर्ति को। अगर आप कोई भी काम रेगुलर नहीं करेंगे तो वो उसमें आप सफल नहीं हो सकते। आपको यहाँ पे 3 घंटे ही तो देना है, उसके बाद से आपके पास कितने घंटे, 21 घंटे बचते हैं। 21 में 8 घंटे आपने सो लिया, सोने पे कंप्रोमाइज़ मत करिए, 8 घंटे नहीं 10 घंटे सो लीजिए, फिर भी 11 घंटे बचे। 11 घंटे में 3 घंटे आप खेल कूद लीजिए, फिर कितने घंटे बचे आपके पास, 8 घंटे बचे। तो उस 8 घंटे का आपको हिसाब रखना है, कितने, 8 घंटे का। 8 घंटे में 2 घंटे और निकाल दो, 6 घंटे बचे। 6 घंटे ये प्लस 3 घंटे ये, 9 घंटे होते हैं। इस केवल 9 घंटे का हिसाब रखिए। है कितने घंटे का, केवल 9 घंटे का। 24 घंटे आपके पास हैं, खूब खेलिए, खूब सोइए, मोबाइल कम चलाइए। ठीक है, मोबाइल चलाने के लिए भी आपके पास आधा 1 घंटे बच जाएगा। जितने लोगों के फ़ोन आते एक टाइम बना लीजिए, उसी टाइम पे उनसे बात करिए और उसके बाद से मोबाइल को रख दीजिए। बहुत ज़रूरी हो तो बात अलग है, और हमेशा साइलेंट पे करके रखिए। नोटिफिकेशन आता है तो मोबाइल बोलता है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहिए आपको। मोबाइल यह जो क्षेत्र है ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है और द्वितीयक क्षेत्र होता है उसके विकास में सहायक होता है। कौन सा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र की जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं। जो प्रक्रियाएं होती हैं यह स्वतः उत्पादन नहीं करती तृतीयक क्षेत्र की, बल्कि क्या करती हैं, सहायता करती हैं उत्पादन में, उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होती हैं, पर खुद उत्पादन नहीं करती। जैसे तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं, परिवहन, प्रशासन, भंडारण, परिवहन, प्रशासन, भंडारण, इसी को स्टोरेज बोला जाता है। संचार, बैंकिंग सेवाएं, संचार, बैंकिंग सेवाएं, सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा या स्वास्थ्य, होटल एवं रेस्टोरेंट एवं अन्य सेवाएं, एवं अन्य सेवाएं। क्या क्या शामिल किया गया, परिवहन, परिवहन में रेल परिवहन भी हो सकता है, सड़क परिवहन भी हो सकता है, वायु परिवहन भी हो सकता है और जलयान मार्ग से भी परिवहन हो सकता है। प्रशासन, प्रशासन का मतलब यह है सरकारी प्रशासन। ठीक है, जैसे कि डीएम, एसडीएम, ये सब जो यहाँ पे शासन व्यवस्था चलती है उस सब चीज़ों को। भंडारण का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सामान को स्टोर करके रखना है। ठीक है, किसी वस्तु को स्टोर करके रखना, ये भंडारण के अंतर्गत आता है। इकट्ठे करके रखना किसी जगह में, गोदाम वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, गोदाम की जो सेवाएं हैं। ठीक, फिर संचार में टेलीफोन, ये सब चीज़ें संचार में आ जाती है। बैंकिंग सेवाएं, सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, होटल एवं रेस्टोरेंट। उसके बाद से अन्य सेवाएं। अन्य सेवाओं में क्या क्या आ जाएगा, वकील हो गया, चिकित्सक हो गया, शिक्षक,
मोची नाई सब जितने भी हैं ये सब अन्य सेवाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अन्य सेवाएं लिख लो ना बाद में। अन्य सेवाओं में ये सब लिख लो, जैसे एटीएम बूथ की सेवा है, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी सेवा के अंतर्गत आ जाएगी। ये सब सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। हमने बताया था कितना, 6 क्षेत्र और 14 उपभाग, 6 भाग और 14 उपभाग। वो सब इसमें से 2 तो हो गए प्राथमिक और द्वितीयक। उसके बाद कितने बचे हमारे पास? 4 बचे। तो 4 में से सभी सेवा क्षेत्र या ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है ना? जो चतुर्थक क्षेत्र होता है यह तृतीयक क्षेत्र का ही एक उन्नत रूप है। क्या है? उन्नत रूप है। इसके अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? यह नाले से संबंधित सेवाओं को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत। विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल, विश्लेषणात्मक समझ, म्यूचुअल फंड प्रबंधक, म्यूचुअल फंड प्रबंधक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, कर प्रबंधक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, शोध एवं अनुसंधान करता, शोध एवं अनुसंधान करता, किसी को स्पेशली किसी चीज़ का नॉलेज है, ज्ञान है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? विशेषीकृत ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तकनीकी कौशल का मतलब यह है कि कोई एक किसी विशेष काम में दक्ष होना। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो MRI कर लेता है, हम तो नहीं कर पाएंगे ना, वही केवल कर पाएगा। या कोई व्यक्ति क्या करता है, अच्छे से फार्म भर देता है किसी का, या मोबाइल रिपेयर कर देता है। ये सब तकनीकी कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक, उसके बाद प्रबंधकीय कौशल, मतलब किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे करना है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई करनी है, कहाँ से हमको कच्चा माल लेना है, कौन सा प्रोडक्ट उत्पादित करना है, कितना उसमें डाइवर्सिफिकेशन करना है, मतलब विविधीकरण कितना लाना है, और आगे कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, ये सब चीज़ें कौन करता है? प्रबंधक निर्धारित करता है, उसकी एक टीम होती है। ठीक है, तो यह प्रबंधकीय कौशल हो गया। फिर विश्लेषणात्मक समझ, मतलब अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उससे हम कैसे चीज़ों को निकालेंगे,
कि क्या कैसे हो रहा है, ये सब विश्लेषणात्मक समझ के अंतर्गत आ जाएगा। फिर म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब यह है कि छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि मान लो किसी कंपनी का शेयर लेना है, 5 लाख का है, हम 5 लाख नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 10,000 ही दे सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, 10-10 हज़ार इकट्ठे करके और क्या करते हैं, 5 लाख इकट्ठे लगा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी मैनेजर होते हैं। म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क कम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो लोग मैनेज करते हैं कि किस कंपनी में लगाना है, कौन से शेयर में नहीं लगाना है, ठीक है। फिर अपने पास क्या बचा, पोर्टफोलियो प्रबंधक। पोर्टफोलियो का मतलब यह है कितना आप बांड में लगाएंगे, कितना एफडी करवाना है, कितना क्या करना है, ये कौन बताता है, पोर्टफोलियो मैनेजर बताता है कि कहाँ कितना आपको निवेश करना चाहिए। एक क्षेत्र में निवेश करना अच्छा नहीं माना जाता। मान लो हमने शेयर मार्केट में पैसे सब लगा दिए, डूब गए, तो क्या किया जाता है, कुछ एफडी करवाते हैं लोग, कुछ क्या करते हैं, कुछ का एनएससी खरीद लेंगे, कुछ का क्या करेंगे, कुछ शेयर मार्केट में लगा देंगे, कुछ क्या करेंगे, सरकारी सिक्योरिटी खरीद लेंगे, कुछ से जैसे कि ट्रेजरी बिल खरीद लेंगे। तो इस तरह से हो करके जब हमारे पास एक विभिन्न प्रकार के बांड, शेयर और उससे एक पोर्टफोलियो बन जाता है, एक भंडार, मतलब पोर्टफोलियो का मतलब ये कई तरह के हमारे पास वित्तीय परिपत्र हो जाते हैं, तो उसी का जो प्रबंधन करता है उसको क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो प्रबंधक कहा जाता है। फिर कर प्रबंधक। कर प्रबंधक का मतलब यही हुआ जैसे सीए वगैरह काम करते हैं, जो कर प्रबंधक से डायरेक्टली मतलब यह है कि आपको टैक्स कितना कहाँ देना है, कहाँ से बचाया जा सकता है, किस तरह से बचाया जा सकता है, वो कौन बताता है, कर प्रबंधक बताता है, ठीक। फिर उसके बाद से सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आप समझते ही हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो विकसित करते हैं, ठीक। उसके बाद शोध एवं अनुसंधान, नई चीज़ें क्या बनानी है, क्या परिवर्तन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, या किस तरह की गाड़ियां अब लोग पसंद कर रहे हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, शोधकर्ता एवं डेवलपर्स, शोधकर्ता एवं अनुसंधान करता, ठीक है। तो ये रहा हमारा कौन सा, चतुर्थक क्षेत्र। ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं पंचम क्षेत्र की ओर। पंचम क्षेत्र या क्यूनरी सेक्टर, इसमें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है, जो अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। मतलब पहले हमने बात किया किसकी, कि तृतीयक क्षेत्र जो है उसका चतुर्थक क्षेत्र एक उच्च वर्जन है, हायर वर्जन है, लेकिन उसमें भी जो चतुर्थक क्षेत्र में हैं उसमें भी जो सबसे अच्छे हैं वो कहाँ होंगे, 5वें क्षेत्र में होंगे या पंचम सेक्टर में होंगे। गोल्ड कॉलर स्कॉलर इनको बोला जाता है। मतलब कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं। जैसे अगर हम उद्योगपतियों के नाम ले लें तो जो सबसे ऊपर वाले होंगे वो आ जाएंगे, प्रबंधकों का नाम ले लें तो जो सबसे ऊपर वाले होंगे वो आ जाएंगे। जैसे किसी कंपनी का सीईओ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। भले हम कहते हैं कि अडानी अंबानी खराब है, लेकिन उसको हम कहाँ शामिल कर सकते हैं, 5वें क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसको गोल्ड कॉलर किसको शामिल करेंगे, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, जो अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे हैं या विशेषज्ञ हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह अपने क्षेत्र में नीति निर्माण और निर्णय अग्रणी भूमिका निभाते हैं।
तो इसी तरह से जो उच्च दर्जे के हैं, जैसे अडानी को शामिल किया जा सकता है, अंबानी को भी शामिल किया जा सकता है। यहाँ पे होता क्या है, इनकी संख्या तो कम होती है लेकिन अर्थव्यवस्था में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अधिक होता है। लिख लो, इनकी संख्या तो कम होती है लेकिन अर्थव्यवस्था में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वह अधिक होता है।